गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फुल लेसन प्लान बनाएंगे गुप्त काल की कला एवं संस्कृत। पाठ योजना संख्या 13, उसके नीचे लिखेंगे विद्यालय का नाम। ठीक है, फिर एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में 5 खाने होंगे, ऊपर दिनांक, फिर कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। ठीक है, फिर नीचे प्रकरण जो कि इतिहास विषय पे है, गुप्त वंश की कला एवं संस्कृति। इसके पहले हमने गुप्त वंश के शासकों का सामान्य परिचय बता दिया था। जो सामान्य उद्देश्य है ये पहले हमने बता चुका है, तो इसको पूर्ववत लिखेंगे। ठीक है, फिर नीचे आते हैं तो फिर एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में 3 खाने ऐसे करेंगे, जैसे कि क्रम संख्या, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षणोपरांत, छात्र छात्रा। हमने जो 40 मिनट का लेसन शिक्षण कार्य किया है, उसको पढ़ाने के दौरान क्या ये जो विशिष्ट उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे उसकी प्राप्ति यानी उसका ज्ञान छात्रों को हुआ कि नहीं। अगर ज्ञान हुआ तो हमारा जो लेसन प्लान है वो सफल होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर असफल हुआ। ठीक है, तो उसमें पहला हुआ ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी कि जो बच्चा बस रट्टा मार के याद करके देता है मेमोरी लेवल पे, वो होगा। फिर दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, कि जो बच्चे होते हैं सोचते हैं, समझते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का होगा। ठीक है, फिर तीसरा अनुप्रयोगात्मक होगा, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव लेवल का, यानी कि चिंतन करता है। अनुप्रयोगात्मक यानी कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग ला सके। ठीक है, देखिए इसके बाद शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या प्रदर्शन विधि, स्पष्टीकरण विधि। फिर नीचे आएगा शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें जो भी सहायक सामग्री बनाएंगे उसके बारे में लिखेंगे। इस जगह को मैंने खाली छोड़ा है। ठीक है, फिर पूर्व ज्ञान, छात्र नेपोलियन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नीचे आएगा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में जैसे कि एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें कि क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन लिखेंगे। ठीक है, फिर से ऐसे 4 क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था, तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश के किसी एक लेखक का नाम बताओ, तो गुप्त वंश के एक लेखक कालिदास। कालिदास ने किस एक और पुस्तक कालिदास की किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे छात्र मौन हो जाएगा, तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न बनेगा, इसको लेकर के उद्देश्य कथन कहेंगे। ठीक है, ये जो पहला आंसर इसके बारे में हमने पहले गुप्त वंश के शासकों के सामान्य परिचय में बता दिया है। फिर देखिए उद्देश्य कथन, आज हम लोग गुप्त काल के विभिन्न विद्वानों व कला संस्कृत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो हम लोग पढ़ा रहे पाठ उसको एक अन्विति में पढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि वो बड़ा बोरिंग मेथड हो जाएगा जो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 अन्वितियों में विभाजित किया गया। प्रथम अन्विति में गुप्त कालीन प्रशासन, गुप्त कालीन धर्म व कला के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, गुप्त काल के फिर एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन, श्याम पटकारी। ठीक है, जो शिक्षण बिंदु में है पहला गुप्त काल के प्रशासन। ठीक है, फिर से इसमें ये जो पहला है ये विकासात्मक प्रश्न है, यानी कि साम्राज्य के मुखिया को क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। गुप्त काल में राजा की सहायता कौन करता था, तो नहीं बता पाएंगे। तो गुप्त काल में राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। ठीक है, फिर ऐसे आगे करके और भी इसके बारे में बताएंगे। फिर ये फिर एक और बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि ये उस पेज पे वहीं ख़त्म हो गया तो दूसरा बॉक्स बना के ही लिखना होगा। और जब भी दूसरे पेज से बॉक्स की शुरुआत करें तो ऊपर लिखेंगे शिक्षण बिंदु क्रम संख्या, क्योंकि इससे पता तो चलेगा ना हम किसके बारे में क्या लिख रहे हैं। ये नहीं कि पीछे लिख दे तो आगे लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक शिक्षण बिंदु है धर्म। फिर यहाँ पे भी देखिए विकासात्मक प्रश्न है कि भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। तो गुप्त वंश के शासक किस धर्म को मानते थे, तो गुप्त वंश के शासक वैष्णव धर्म को मानते थे, और इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और भगवत धर्म को मानते थे। इसलिए
परम भागवती उपाधि धारण की थी, इसलिए इनका जो राजकीय चिन्ह वो गरुड़ है। ठीक है, फिर आगे गुप्तकालीन कला। तो संगीत सुनने के बाद कैसा लगता है? तो जब भी हम लोग संगीत सुनते हैं मन में अच्छा फीलिंग आती है ना, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फिर अच्छा लगता है, छात्र बताएंगे क्योंकि बच्चों को तो पता ही है, बच्चे सब चीज़ देखते हैं। फिर गुप्त काल में संगीत प्रेमी शासक कौन था? तो नहीं बता पाएंगे, तो इसके बारे में हम बताएंगे कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। फिर नॉर्मल एक क्वेश्चन करेंगे कि मूर्तियाँ किससे बनती हैं? तो मूर्तियाँ पत्थर मिट्टी इससे बनती हैं। फिर आगे क्वेश्चन पूछेंगे कि किसी एक गुप्तकालीन मंदिर का नाम बताइए, तो छात्र नहीं बता पाएंगे। फिर स्पष्टीकरण विधि से उसके बारे में हम छात्रों को बताएंगे, जैसे कि दशावतार मंदिर जो कि सफ़ेद बलुआ पत्थर से बना है। फिर से हमने अभी तक जो पढ़ाया है इसको बोध प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे कि छात्र इसके बारे में समझे हैं या नहीं समझे। अगर समझे तो अच्छी बात, नहीं समझे फिर इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा लेक्चर मेथड का यूज ना करें क्योंकि बोरिंग लगने लगेगा तो छात्र इससे पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर बोध प्रश्न पूछने के बाद आएंगे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में जो हमने बोध प्रश्न पूछा है उसका आंसर जो बच्चे देंगे उसको हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे, और ये बच्चों को बोलेंगे कि सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिया गया है कि श्यामपट्ट पर लिखे महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखे तथा छात्राध्यापिका द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो प्रथम अनुवृत्ति समाप्त हो गया। फिर नीचे आएंगे द्वितीय अनुवृत्ति। द्वितीय अनुवृत्ति में गुप्तकालीन साहित्य व विज्ञान तथा विदेशी यात्री के बारे में। ठीक है, फिर एक बॉक्स बनाएंगे, आप लोग को तो पता ही है। फिर शिक्षण बिंदु क्रम संख्या छात्राध्यापिका कथन छात्रा कथन। जब हम लोग विकासात्मक क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जो आंसर देता है छात्र वही छात्र छात्रा कथन में जाता है। बाकी जो हम एक समस्यात्मक क्वेश्चन पूछते हैं उसका तो आंसर देता नहीं है, तो छात्र कुछ नहीं बोलता है। कुछ नहीं मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत जरूर बोलता है, क्योंकि छात्र कभी भी मौन नहीं हो सकते, तो यहाँ पे मौन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कभी गलत आंसर देता है या आंशिक उत्तर देता है, कुछ तो बोलने का प्रयास होता है करता है ना, तो यहाँ पे आंशिक उत्तर या अस्पष्ट उत्तर लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और बॉक्स बनाएंगे, सारी चीज़ जैसे फॉर्मेट तो बता दिए, लिखना है फिर से। देखिए, गुप्तकालीन विज्ञान कालिदास की एक पुस्तक का नाम बताइए, तो रघुवंशम। ठीक है, आर्यभट्ट कौन था? तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि विज्ञान के बारे में आर्यभट्ट तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ना, जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, इनके बारे में बताएंगे। फिर एक नीचे विदेशी यात्रियों का वर्णन, तो फायान कौन था विदेशी यात्री? ठीक है, ऐसा भी एक क्वेश्चन डाल सकते हैं कि विदेशी यात्री कहते किससे हैं, तो फिर जो दूसरे देश से यात्रा करने आए उसे विदेशी यात्री बोलते हैं। तो फायान कौन था? तो विदेशी यात्री था। फायान ने भारत के बारे में क्या वर्णन किया? तो छात्र नहीं बता पाएंगे। तो फायान ने बताया था कि गुप्त काल के लोग दानी और दयालु प्रवृत्ति के थे। गुप्त काल के लोग लहसुन प्याज व शराब का सेवन नहीं करते थे, वे अहिंसक और सत्यवादी थे। फिर इसमें का जो मेन मेन पॉइंट है उसको हम लोग श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे। फिर द्वितीय अनुवृत्ति समाप्त होने के बाद हम लोग फिर से वो जो पढ़ा है द्वितीय अनुवृत्ति में उन सारे को लेकर के बोध प्रश्न बनाएंगे और छात्रों से पूछेंगे। जो बोध प्रश्न हम लोग पूछते हैं तो इससे ये पता चलता है कि जो पीछे हम लोग पढ़ाए थे वो छात्र बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे, आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो वो लोग बताते हैं उसको श्यामपट्ट पर लिखते हैं, जिससे कि हमारा श्यामपट्ट कार्य भी होता है। और जो श्यामपट्ट पर लिखते हैं फिर लिखने के बाद एक निरीक्षण कार्य करते हैं, यानी कि बच्चों को बताते हैं कि अब जो भी हमने श्यामपट्ट पर लिखा है आप लोग लिख लें, और हम इसका अभी देखेंगे आपने लिखा है कि नहीं। इस डर से जब बोल देते हैं कि अभी हम चेक करेंगे आप लोगों की कॉपी में, तो छात्र डर से लिखने भी लगते हैं। ठीक है, तो यही हमारा निरीक्षण कार्य में जाएगा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न है, यानी कि जो हमने विशिष्ट उद्देश्य बनाया था इसकी प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, इसका निरीक्षण हम लोग पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से करते हैं। जैसे कि शूद्रक के किसी एक पुस्तक का नाम बताइए, गुप्त काल के 3 रचनाओं का नाम बताइए, फिर से गुप्त काल की शासन व्यवस्था कैसी थी, ये सब। फिर नीचे गृह कार्य दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।